है ना। तो देखो नया चैप्टर क्या है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें हम लोग ये क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो इसमें जो है टोटल मिला के 5 टॉपिक है, 5 चैप्टर है एक्चुअली। एस सी वर्मा खोल के देखोगे तो इसमें 5 चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा सीक्वेंस हमारा चेंज है, जो हम पढ़ाएंगे उसका सीक्वेंस और एस सी वर्मा में जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग अलग। ठीक है, एस सी वर्मा में पहले दिया मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, हम लोग पहले फील्ड निकालना सीखेंगे, फील्ड होता क्या है ये सीखेंगे, उसके बाद फिर इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस चैप्टर अलग अलग रहेगा। पहला चैप्टर जो एस सी वर्मा में दिया हुआ है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है फोर्स वाला कहानी। चौथा दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और पांचवा दिया हुआ है ईएमआई, और छठा दिया हुआ है एसी। ठीक है, ये 6 चैप्टर एक साथ अपने को पढ़ना रहता है। हम लोग पहले पढ़ेंगे ये, ठीक है, समझ में, पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सॉल्व करेंगे कि मैग्नेटिक बनता कैसे है ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड चार्ज पार्टिकल, ये सेकंड चैप्टर रहेगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग ये चौथा, तीसरा और यह चौथा। ठीक है, तो ये तुमको सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा रहेगा, और पांचवा यही रहेगा, छठा यही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारा सीक्वेंस इसका अलग है। ये तीसरा है ना, इसमें 5 चैप्टर टोटल मिला के अपने को पढ़ने। ठीक है, समझ गए। तो पहला चैप्टर है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे, ठीक है, देखो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता कहाँ से है, इससे स्टार्ट होता है कहानी। ठीक है सर। हरे सर एक वो उसमें जूल्स लॉ वाला चैप्टर दिया वो अलग है। कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? हाँ सर। वो अलग चैप्टर है, वो अपने को नहीं पढ़ना। थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ हाँ, करंट। केमिकल इफेक्ट तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो ना, हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिंग वगैरह, वो है पूरा। हाँ ठीक है, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट जो है ना, थर्मल तो हम लोग पढ़ ही लिए, हीट लॉस तो पढ़ ही लिए। केमिकल हाँ इफेक्ट सर। ऑफ करंट जो है वो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है, उसमें पढ़ना है। अरे हाँ सही, सर। बट वो फिजिक्स में भी रहता है, तो वो केमिस्ट्री में तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना रहेगा। सेल वेल का कहानी है उसमें। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री तुमको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा देंगे उसमें, वो केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक है, फिजिक्स में नहीं रहता वो। ठीक है, ठीक है सर। समझ गए रे बात। हाँ ठीक है, सर। तो मैग्नेट देखो बनता कैसे, जैसे हम लोग पढ़े कि कोई चार्ज अगर ये रुका हुआ है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस, अगर एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है तो हर जगह क्या बनाएगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऐसा यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, समझ में आ। तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यही चार्ज, ठीक है, अगर यही चार्ज मोशन में है तो ये चार्ज जो है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज अगर है, चाहे वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही बनाता है। बट अगर ये मोशन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, जिसको हम लोग बी लिखते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है। ठीक है, बट अगर कोई चार्ज मोशन में है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो हम लोग काफी रिसर्च कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हम लोग 2-3-4 महीने से यही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग स्पेशली यहाँ पे फोकस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि चार्ज अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखो दो चीजें, जैसे मान लो कि ये एक चार्ज का बीम, ठीक है, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, तो मान लो ये चार्ज ऐसे मोशन में, ये चार्ज, बहुत सारे चार्ज ऐसे
चलते चले जा रहे हैं। कोई एक ऐसा सिलेंड्रिकल, ये चार्ज बीम, ठीक है, ये जो है ये चार्ज बीम है, इसमें चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा, दिस इज बीम, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जगह पे भी चार्ज मोशन में है, बट ये कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, इसमें भी चार्ज मान लो मोशन में है, ये भी चार्ज ऊपर चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज मोशन में, और ये बीम है। देखो चार्ज मोशन में है मतलब इसमें भी करंट है और इसमें भी करंट है। चार्ज अगर मोशन में होता है तो क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे चार्ज बीम जा रहा, अगर ये चार्ज बीम है और तुमसे बोले पी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो क्या है, ये चार्ज बीम है, चार्ज बीम समझ गया ना, जिसमें सिर्फ चार्ज मोशन में है ना, कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये चार्ज बीम में चार्ज मोशन में है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या नहीं रहेगा? पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन बोलो। होगा ना? नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। होगा सर। होगा। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और या नहीं रहेगा, ठीक है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पे जीरो नहीं। अब ये चार्ज है, अगर ये मोशन में है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो ये चार्ज बीम है मतलब चार्ज ही है, ठीक है। सो ये चार्ज बीम है मतलब यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट करता है, और अगर चार्ज यहाँ एग्जिस्ट करता है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, समझ में आया। बट यही चीज अगर कंडक्टर में चार्ज मोशन में है और अगर हम तुमसे बोले कि ये क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि कंडक्टर है। तो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी है। ओवरऑल कंडक्टर क्या रहता है, न्यूट्रल, इधर से इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इधर से निकल जाता है, नेट चार्ज इस कंडक्टर में क्या रहेगा, जीरो, समझ में आया। इस कंडक्टर में नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मोशन में बीम है इसमें चार्ज भी जीरो नहीं है, चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट हियर चार्ज इज जीरो, ठीक है, जीरो। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का हम बात कर रहे हैं मतलब हम इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ही बात कर रहे हैं, समझ में आया। अगर चार्ज बीम है, ठीक है, चार्ज बीम है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। बट अगर यही करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कंडक्टर अगर करंट कैरी करता है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। बट अगर सिर्फ कंडक्टर है तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ कंडक्टर है तो चार्ज मोशन में नहीं है, और चार्ज मोशन में नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, समझ गए, जीरो, ठीक है। तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, but charge in motion produces electric field as well as magnetic field, समझ में आया। बट वहां पे मतलब क्यों है ऐसा, रीजन क्या है इसका कि मूविंग में मैग्नेटिक फील्ड ही होना? आएंगे उस पर धीरे धीरे करके ना, अभी तो शुरुआत किया तो आखिरी चीज पे पहुंच गए। रीजन हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर जो हम बताए ना, चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पढ़ेंगे रीजन। अभी हम रीजन बताएंगे मतलब हम चौथे चैप्टर में चले जाएंगे, समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्या है, तुम्हें पता आज तक कि चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनता है, बोलो, नहीं पता है क्या? नहीं सर। ये बताओ मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों बनता है, ये पता है क्या? नहीं पता है। नहीं पता तो फिर ऐसा जुलूल जुलूल क्वेश्चन का है पूछ रहे हो जिसका हम आंसर नहीं दे सकते, ये बताओ। तो मैंने इसके बारे में एक बार वो YouTube पे देखा था, पर उसमें कुछ पता नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कुछ बोला, समझ ही नहीं आया, तो इसलिए पूछा। YouTube पे तो फ्री में देखे थे, पैसा पे करके देखे थे, सर वो HC वर्मा जो मतलब टीचर ने ऐसा कुछ बताया था पर समझ नहीं। अबे HC वर्मा तो क्वांटम फिजिक्स में बात कर रहे होंगे, हम लोग आइंस्टाइन मैकेनिक्स पढ़ते थे, हम लोग न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते थे, क्वांटम फिजिक्स का दुनिया अलग है, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर।
सही। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते हैं। क्वांटम पढ़ने के लिए तुमको रिलेटिव मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, आइंस्टाइन मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके तुमको समझ में आएगा कि भाई अगर हम इस फ्रेम से चलते हैं तब क्या दिखता है और उस फ्रेम से चलते हैं तब क्या दिखता है। अपन पढ़ते तो है नहीं, क्वेश्चन तो एससी वर्मा का होता नहीं, ठीक है। एक छोटा सा सर्किट रहता तो बोले सर डाउट है, और बात करेंगे बोले आइंस्टाइन मैकेनिक्स अगर पढ़ना है तो बोलो। समझ में आया क्या? हम लोग एक लेवल तक ही जा सकते हैं ना, समझ में आया। इसमें रिलेटिविटी थोड़ी ना हम पढ़ा सकते हैं कि समझ गए। क्वांटम मैकेनिक्स से इसको प्रूव किया जा सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों बनता है, द रीजन इज नॉट नो। आइंस्टाइन जी अपने जिंदगी के बहुत सारे साल इस पे लगा दिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों बनता है, ठीक है। तो ये बता नहीं पाए कि आखिर क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड किससे बनता है, मान लिया गया कि ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल है जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। ग्रेविटॉन को किसी ने देखा ही नहीं आज तक, समझ में आया क्या? दिस हाइपोथेटिकल पार्टिकल आज तक किसी ने देखा नहीं, कभी तक हाइपोथेटिकल है, बट आइंस्टाइन जी बोले वो रियल है। समझ में आया? तो ये सारे चीज अपने फिलोसफी में नहीं जाएंगे अपन, समझ गए। अपन रियल का बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है, दैट इज द नेचर ऑफ चार्ज। हम लोग मान लेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि अगर चार्ज है तो मास रहेगा तो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये इसका प्रॉपर्टी है। वैसे ही कोई चार्ज अगर मोशन में है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे बनाता है इसके लिए तो फिर अपने को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम फिजिक्स, समझ गए। अभी समझ में नहीं आता, ठीक है। अब देखो कोई भी मैग्नेट, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट, तुम लोगों ने देखा होगा ऐसा परमानेंट मैग्नेट होता है, देखिए और ऐसा मैग्नेट, ये मैग्नेट दिख रहा है तुमको, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट ऐसे होता है काले रंग का, अरे देखे हो कि नहीं देखे? ठीक है, निकालते देखो, हम तो बहुत सारा रखे हैं, देखो घर में बहुत सारा पड़ा है, ये देखो दिख रहा है का? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। ये मैग्नेट देखे होगे तुम? यस सर। ठीक है। ये जो मैग्नेट होता है ये एक्चुअली, ये बता दो तुम कि ये जो मैग्नेट अभी हम तुमको दिखाए काले रंग का, ये कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर? तुम लोग देखे हो तो उसको कैसे देखो, बोला छी कितना गंदा है, कितना काला दिख रहा है, ऐसा? अब इससे करंट फ्लो करेगा कि नहीं? ये मैग्नेट है, इससे करंट फ्लो करेगा कि नहीं? नहीं सर, इंसुलेटर है। इट इज अ इंसुलेटर, इससे करंट फ्लो नहीं करता। बट जो मैनमेड मैग्नेट होता है, जैसे लोहे को अगर हम मैग्नेटाइज कर दें, ठीक है, तो वो फिर कंडक्टर हो जाता है, समझ में? परमानेंट मैग्नेट जो होता है, ये जो बना हुआ काला वाला, ये ठीक है, ये कंडक्टर नहीं होता, समझ में आया? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अब देखो चाहे परमानेंट मैग्नेट हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हो? जैसे तार लगा दिए और उसका कील के ऊपर तार लगा दे, बैटरी से जब जाते तो मैग्नेट बन जाता था, ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी किया जिंदगी में? हाँ सर। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो चाहे परमानेंट मैग्नेट हो, चाहे वो धरती का मैग्नेटिक फील्ड हो, तुम्हें पता है अर्थ इज ऑल्सो हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर, है ना? तो ये सारे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड अभी तक हैं वो सभी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण ही है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखो बता, जैसे हमें पता है कि एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ ये घूमता रहता है, तो क्योंकि ये घूमता रहता है तो दिस इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है इसीलिए ये एक छोटा सा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, समझ में आया? क्योंकि ये मोशन में, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। दूसरा एटम भी मोशन में है, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। तीसरा एटम ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, समझ में आया? ये एक रफ आइडिया दे रहा है। अब जैसे कि अर्थ में क्या, जैसे समझ गए, तो परमानेंट मैग्नेट में जैसे ये आयरन रॉड, ठीक है, और ये मान लो एक कॉपर है, समझ गए? ये कॉपर है, ये मान लो एक मैग्नेट है, और यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, ये वुड है,
समझ गए? अब ये देखो, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये मैग्नेट का यहाँ जरूरत नहीं है। ये 3 तरह का मटेरियल तुम्हारे सामने रखते हैं, ये वुडन ब्लॉक को ऊपर कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 3 तरह का मटेरियल है, ठीक है, ये वुड। अब आयरन में क्या होता है कि आयरन में इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा मोशन कर रहा है तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता है? 0। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया इसमें? 0। हर एक दूसरे को कैंसिल कर देता। वही हालत कॉपर में भी रहता है। कॉपर में भी इज नॉट ए मैग्नेट एक्चुअली, ठीक है, कि हर एटम ऐसा रैंडम मोशन करता रहता है, हर इलेक्ट्रॉन, कि हर एटम का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक दूसरे को क्या कर देता है? कैंसिल। वुडन ब्लॉक में भी क्या रहेगा? कैंसिल करता रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये वुडन ब्लॉक को अगर हम इसके सामने एक मैग्नेट रख दें, अगर एक मैग्नेट रख दे, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, तो मैग्नेट में क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो सब ऐसा सिस्टमेटिक अरेंज हो जाता है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर ये सब सिस्टमेटिक अरेंज हो जाए तो ये क्या बनाएगा? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देगा ना, ठीक है, और इसी को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अब आयरन के सामने अगर मैग्नेट को रखोगे तो आयरन क्या होगा? इस पे खींचेगा, फोर्स लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा ना। आयरन का ये पोल नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ, आयरन भी लगेगा कि एक मैग्नेट बन गया, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो आयरन ऐसा खींचेगा तो मतलब आयरन का ये वाला पॉइंट साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। मतलब इसका एटम का रोटेशन इस तरह से अलाइन होगा कि ये भी एक परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करने लगेगा। समझ में आया? ठीक है। बट यही चीज अगर इसको कॉपर के सामने तुम रखते हो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, समझ में आयरन क्यों बना मैग्नेट? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का रोटेशन चेंज हो गया और ये सब सिस्टमेटिक अरेंज हो गया। तो दिस है ना, आयरन पीस ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग एज ए मैग्नेट, ठीक है, समझ गया। बट ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर कॉपर के सामने रखोगे, या कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, तो क्या ये खींचेगा? इस पे फोर्स लगेगा? अबे कॉपर पे मैग्नेट फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। ये फोर्स, इस मैग्नेट को वुड के सामने रखोगे तब भी फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, अब यहां समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से या करंट के हिसाब से आयरन और कॉपर का प्रॉपर्टी एक जैसा है। दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इवन आयरन से ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है? कॉपर, ठीक है, कॉपर है। वुड इज एक्चुअली इंसुलेटर, इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। समझ में आया? आयरन एंड कॉपर इज एक्चुअली गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन दोनों का करीब करीब सेम रहेगा, एक जैसा ही रहेगा ना, ठीक है। आयरन का और कॉपर का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, और वुड का बिल्कुल अलग। क्लियर है? ठीक है। बट अगर हम यही चीज बात करें मैग्नेट के हिसाब से, तो मैग्नेट के हिसाब से देखो, कॉपर पे भी मैग्नेट फोर्स नहीं लगाता और वुड पे भी नहीं लगाता। तो मैग्नेट के हिसाब से इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी सेम है, और आयरन का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि जिसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आयरन और कॉपर का बिल्कुल 100% सेम होता है, बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन और कॉपर का बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। मैग्नेट के हिसाब से कॉपर और वुड एक जैसा बिहेवियर शो करता है। समझ गए? ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता था, समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम लिखते थे ना, कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आयरन का परमिटिविटी और कॉपर का परमिटिविटी सेम होगा। यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज कॉल्ड परमिएबिलिटी।
परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी है। द वैल्यू ऑफ दिस म्यू नॉट, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये म्यू नॉट का यूनिट अभी हम निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो कॉपर का म्यू का वैल्यू और वुड का म्यू का वैल्यू कंपेरेबल रहेगा, एक जैसा रहेगा करीब, ठीक है। बट आयरन का म्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया? कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं, ठीक है, तुमने सुना रे पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ऐसा मटेरियल। हाँ सर। कुछ ऐसे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसे भी मटेरियल होते हैं कि उसको नॉर्थ के सामने रखोगे तो ये पोल नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा और ये दूर भागने लगा, रिपल्सन होने लगता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, डायमैग्नेटिक। वाटर पता है ना कि वाटर रिपल्सन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो पानी में रिपल्सन होने लगेगा। समझ में आया? ठीक है। तो अलग अलग तरह का मटेरियल होता है, बट हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जिसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम, तो कोई जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम। ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर ये सिस्टमेटिक अरेंज हो गया एटम का, तो यही परमानेंट मैग्नेट हो जाता है। ठीक है। और अगर सिस्टमेटिक अरेंज नहीं हुआ तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, सारा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। समझ गए? ठीक है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनता है? तुम्हें पता है कि ये जो धरती है, ठीक है, ये अर्थ है। समझ गए? अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता है ना। ठीक है। तो अर्थ के अंदर जो कोर में है, यहाँ पे क्या है, मोल्टन मेटल। ठीक है। मोल्टन मेटल अंदर पड़ा हुआ है, लावा फॉर्म में रहता है ना। समझ में आ? क्योंकि अर्थ घूम रहा है और ये मोल्टन मेटल भी एक तरह से मोशन कर रहा होता है। मोल्टन मेटल है मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चार्ज होंगे। ठीक है। और ये चार्ज अगर मोशन में है तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस मोल्टन मेटल, ये अर्थ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है। समझ में आया? अरे सही। ये अर्थ का, अब एक्चुअली ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हुआ, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ? इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। समझ में आ? और मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस होता है अर्थ का, वो थोड़ा सा अलग होता है। समझ में आ? ये नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, और ये हमारा ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समझ में आया क्या? ठीक है। एक्सिस ऑफ, ये मैग्नेटिक एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस और ये दोनों के बीच एक एंगल होता है। दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 11.2 डिग्री। समझ में आ? और ये एंगल क्या होता है, क्योंकि ऊपर में जो हार्ड मटेरियल है और नीचे में लावा है, ये लावा इस तरह से घूमता है कि धीरे धीरे घूमते घूमते इसका डायरेक्शन चेंज होता है और अगले 10,000 साल में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बन जाता है। समझ में? अभी ऐसा है 11.2 डिग्री पे, और ये धीरे धीरे करके एंगल बढ़ता जाएगा नॉर्थ और साउथ से, और अगले 10,000 साल के करीब में ये कितना हो जाएगा, 180, और फिर ये घूमते घूमते फिर अगले 10,000 साल में ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का रोटेशन, अर्थ के अंदर जो मोल्टन मेटल है उसके रोटेशन के कारण, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। बट ये बहुत स्लो होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है। बट ये धीरे धीरे चेंज होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मोल्टन मेटल है, क्योंकि अर्थ के अंदर रोटेट कर रहा होता है, जिसके कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारे जितने भी मैग्नेट बने हैं, ठीक है, वो सब ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ही बने हैं। बिना चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सही, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्लियर है? अरे समझ गए? अब यहाँ पर सबसे पहले ये अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आगे, अभी हम इसको नहीं समझा सकते। फिर ये जो तुमको अभी हम बताए, ये परमानेंट मैग्नेट वाला डाइपोल, टाइपोल में आएगा मैग्नेटिक डाइपोल, तो वहां पे इससे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे। ठीक है। ये सारे चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब तीसरा चैप्टर जो हमारे हिसाब से होगा वो इसी पे रहेगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं पहला चीज जो हमें पढ़ना है। अभी तक तो हम ये बता रहे थे कि क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये बेस बना रहे हैं। सही। हमें जो पढ़ना है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है।
अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आता कैसे, ये सब हम जरा हटा दें, यहाँ पड़ा हुआ फालतू चीजें। चलो इस पर देखो, एक है सबसे पहला बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ देखो क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का पहला प्रॉपर्टी है, पहला लॉ है, दैट इज बायोट सावर्ट, जो हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का दो तरीका, समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? हाँ सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने का सिर्फ दो तरीका है। भाई क्या हो रहा है? ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का पहला तरीका है, दैट इज बायोट सावर्ट लॉ। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालो कैसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का पहला तरीका है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ थोड़ा सा बड़ा तरीका है, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ से हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा तरीका आता है, ये जस्ट लाइक कूलम्स लॉ, ठीक है। तो बायोट सावर्ट लॉ देखो एक्सपेरिमेंटल लॉ, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या आया, ये नहीं पता, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ देखो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, dl। अगर हमारे पास एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट जा रहा है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, dl। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अगर किसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि r डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है, then the magnetic field at point P is given by, ठीक है, म्यू नॉट I dl क्रॉस r। हम ये सीधा लिख देते रहे 4 पाई r3, ठीक है। और dB, दिस इज बायोट सावर्ट लॉ, एक्सपेरिमेंटल लॉ, एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला गया, सही। 4 पाई r स्क्वायर I इंटू dl क्रॉस r, क्योंकि वेक्टर r बाय मॉड r इज r कैप। देखो तो सही है, या तो हम ज्यादातर ये यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते, r कैप को नहीं याद रखते, सही। अब इसमें देखो क्या, dB is the magnetic field at point P due to this small current carrying conductor। ये बायोट सावर्ट लॉ में टर्म्स क्या क्या है, उन्होंने क्या किया, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बायोट, दूसरे का नाम था सावर्ट। ये दोनों मिल करके एक्सपेरिमेंट कर करके निकाले, ठीक है, ये लो, ठीक है। ये म्यू नॉट इज द, ये एयर है, ठीक है। सो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है यहाँ लिखा हुआ है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, सही। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो ऐसा है ना, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला, ठीक है, समझ में, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये टीएम है, मिली नहीं है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, एम मतलब मीटर, ए मतलब एम्पियर। अब यहां से तो तुम यूनिट निकाल ही सकते हो, ठीक है। अरे सही, ये जो हुआ dB, समझ गए, ये म्यू नॉट सॉल्व होता है, dB इज एक्सप्रेस इन टेस्ला, निकोलस टेस्ला के नाम पे है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। dl लेंथ, I एम्पियर करंट, r क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको तुम देख करके म्यू नॉट का वैल्यू लिख सकते हो। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर, अब सही ना, पर, हाँ सर, क्लियर है। ये वैल्यू तुमको याद रखना, ठीक है। तो म्यू नॉट तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। I क्या है, I इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, ठीक है। ये I जो है ये क्या हुआ, करंट हुआ जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा, ठीक है। dl क्या है, ये जो dl है, समझ रहे हो ना बात, सही। dl जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, dl इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बट हमने यहाँ इसको वेक्टर दिखाया रे, ठीक है। dl को देखो ना, वेक्टर दिखा, dl एक्चुअली dl वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड करता है कौन, करंट, ठीक है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो dl का डायरेक्शन ऊपर होगा, अगर करंट नीचे जा रहा है, dl एक्चुअली क्या है, लेंथ, ठीक है। dl जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, सही।
समझ Yes. गए? डीएल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, और डीएल का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? करंट इन द I. ठीक है, आई। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल का डायरेक्शन अपने को ऊपर लेना है, और अगर करंट नीचे जा रहा है तो डीएल का डायरेक्शन नीचे लेना होगा। नीचे। समझ में आया क्या? अरे सही रे। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पर एक दिखा तुम्हें आर वेक्टर, डीएल वेक्टर समझ गया। अब आर वेक्टर दिखा। अब देखो 1 मिनट बचा है, तो थोड़ा इसको लॉग इन कर लिया जाए, तो बीच में बंद हो जाए। ठीक है, बंद कर रहे हैं, लॉग इन कर लो पहले। ठीक है, अब देखो ये जो आर है, ये जो हमने आर दिखा, इसमें एक एक टर्म समझना है। डीबी, ये म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू नॉट इज एक्चुअली है कांस्टेंट। ठीक है, तो म्यू नॉट में तो झंझट लेना ही नहीं। ठीक है, म्यू नॉट इज ए कांस्टेंट, सही। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। डीएल इज ए स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन है, सही है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये जो आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है। ठीक है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? यहां से आर वेक्टर हमेशा ड्रॉ होता है इस तरह से। ठीक है, कंडक्टर से शुरू होके ये जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो इस तरफ ही ये पोजीशन वेक्टर रहता है। आर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम this small current carrying conductor to the final position of the conductor। समझ में आया रे बात? हाँ सर। और ये जो डिनोमिनेटर में r है, ये जो r है दैट इज एक्चुअली मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये यहां से यहां तक का दूरी है। ठीक है, अब dB का डायरेक्शन इज एक्चुअली गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, एंड dB का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस। अब देखो यहाँ पे डीएल हमारा किधर हुआ? ऊपर हुआ ना, ये डीएल वेक्टर है। और यहाँ से अगर आर वेक्टर देखे पी का, तो ऐसा होगा। अब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी? इज, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड स्क्रू रूल से देते हैं ना, इनसाइड द बोर्ड। inside the board, right hand screw rule। inside the board is representation, this representation। outside होगा तो ये representation। समझ में आ? ये head है and this is the tail of arrow। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड स्क्रू रूल से डीएल क्रॉस आर करोगे तो इनसाइड द बोर्ड जाएगा ना, डीएल को आर की तरफ घुमाना होता है। समझ में आया ना? ये समझ में आया का रे? ये डीएल क्रॉस आर है, तो डीएल को हम ऐसे रोटेट करते हैं और फिंगर को ऐसे राइट हैंड को रोटेट करके रखते हैं, तो फिंगर इनसाइड द प्लेन जाता है। ठीक है, सो डीएल क्रॉस आर इज इनसाइड। सो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनसाइड द बोर्ड बनेगा। समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ डीबी है ना, इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। तो ये हमारा हो गया बायोट-सावर्त लॉ। तो सबसे पहला बायोट-सावर्त लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ जैसा है, इस पे हम लोग कई सारे चीज अभी पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है इसमें। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका, जैसे गॉस लॉ से हम लोग भी निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा सिंपल हो जाता था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी दूसरा जुगाड़ है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, समझ गए? अरे सही है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ पहले बायोट-सावर्त लॉ कि बायोट-सावर्त लॉ से कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि बायोट-सावर्त लॉ से हर क्वेश्चन हो जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से हर क्वेश्चन नहीं होता है। वैसे ही है जैसे गॉस लॉ कि जो हुआ वो 2 लाइन में होगा और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर बायोट-सावर्त लॉ इज प्राइमरी लॉ, जैसे वहां पे कूलम्ब्स लॉ से हर क्वेश्चन होता है, भले कैलकुलेशन जाता हो बट वो तो जाए। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का 2 रास्ता, वन इज बायोट-सावर्त लॉ एंड द अदर इज एम्पियर सर्किटल। हमारा टारगेट है कि बायोट-सावर्त लॉ सबसे पहले हम लोग अच्छे से सीखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ उसके बाद सीखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब क्या होता है, ये बायोट-सावर्त लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन 2 स्टेप में होता है। ये बायोट-सावर्त लॉ इज प्राइमरी लॉ। ठीक है, ये प्राइमरी फॉर्मूला, और इस बायोट-सावर्त लॉ से
कई फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। बायट-सावर्ट लॉ से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे और इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट बायट-सावर्ट लॉ से क्वेश्चन नहीं होता, समझ गया, ठीक है। बायट-सावर्ट लॉ से हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर बायट-सावर्ट लॉ से हम लोग जैसे स्ट्रेट वायर का बनाए, फिर स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन करेंगे, फिर कर्व वायर का बनाए, कर्व वायर का क्वेश्चन करेंगे, समझ में आया। तो बायट-सावर्ट लॉ से, ठीक है, फॉर्मूला बनाया जाता है और उस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता है। डायरेक्ट बायट-सावर्ट लॉ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं, सही, अरे सही, हाँ सर। तो पहला फॉर्मूला बनाए, ठीक है, अरे सही रे, ये मैग्नेटिक फील्ड बताने का डायरेक्शन, राइट हैंड रूल हम बाद में बताएंगे। पहला हमारा फॉर्मूला है कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ बाय ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, समझ गया पहला लॉ। तो इसको हम जरा तुमको समझा दे, पहले क्या हम बताने जा रहे हैं ये तुमको बता दें, ठीक है। ये फोटो छोटा कर रहे हैं ताकि ये जगह ना ले, ठीक है। अब देखो पहला बायट-सावर्ट लॉ से, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली ये एक डेरिवेशन है, ठीक है। ये बायट-सावर्ट लॉ से हम लोग एक डेरिवेशन है और इसी से फिर फॉर्मूले बनेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो देखो पहला कहानी ये है कि अगर मान लो हमारे पास ये एक छोटा, ये बहुत छोटा नहीं है, छोटा है, ये एक करंट कैरिंग सेगमेंट है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा मान लो आई। अब इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ में आ, ये पहला फॉर्मूला है और इससे हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मान लो कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, जो कि कितना डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है, r डिस्टेंस दूर। r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें करंट ऊपर जा रहा, ठीक है। अगर r हमें पता है, गिवन है, और करंट गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का ही सिर्फ बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना P पॉइंट पे, और ये जो स्ट्रेट रॉड है ये टोटल एंगल यहाँ पे सबटेंड करता है कितना, अल्फा, यहाँ से हम मेजर की, और यहाँ से ये एंगल कितना है, बीटा, समझ में आया, बीटा, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, ठीक है। तो हम निकाल के तुम्हें बताते हैं कि हमारे पास एक ही रास्ता है, दैट इज बायट-सावर्ट लॉ। ये फिगर समझ गए, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला बनेगा और इससे कम से कम 8-10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरह का सॉल्व करके तुम्हें बताएंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, ये जो हमारा वायर था इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि बायट-सावर्ट लॉ इज नॉट वैलिड फॉर अ वेरी बिग कंडक्टर, इट इज वैलिड ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल कंडक्टर। मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट लिए, कितना डिस्टेंस दूर यहाँ से y, ये लेंथ कितना हो गया dy। अब dy बहुत छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, हो गया। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं, ये r है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, ये वाला, कोई जरूरी नहीं कि x हॉरिजॉन्टली रख के, यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, सही। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अब हम बायट-सावर्ट लॉ लिखते हैं, dB एट पॉइंट P is mu naught I dl. What is dl here? Is dy cross r. Cross r मतलब cross x by 4 pi x। r के जगह पे ये दूरी जो नहीं समझ में आएगा बोल देना, कोई जल्दीबाजी नहीं हम, ठीक है। यहाँ से ये दूरी कितना है, x, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x, ठीक है। सो dB ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई dy क्रॉस r, r के जगह पे ये x हो जाएगा, क्योंकि इस सेगमेंट के कारण हम dy के कारण सिर्फ निकाल रहे हैं, सही है रे ऋषिबा, अनुष्का, अदिति, हाँ सर, समझ में आ रहा है क्या बगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर वेरिएबल देखें तो यहाँ पे एक y वेरिएबल है, देखो y बदलेगा, एक x भी वेरिएबल है और एक थीटा भी वेरिएबल, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि वेक्टर x का डायरेक्शन कैसा रहेगा, वेक्टर x का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा ना, इस एलिमेंट से डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन dy एंड x, dy का डायरेक्शन किधर रहेगा, ऊपर, क्योंकि करंट किस दिशा में जा रहा, ऊपर, सही।
What is the angle between dy and x? dy और x 90 plus theta. very good. This angle is 90 plus theta. dy ये इधर है, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखते रहे? ये dy है और ये वेक्टर x है ना? तो इन दोनों के बीच एंगल जो देखते हैं, इन दोनों के टेल को ज्वाइन करते हैं और जो स्मॉलर एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना? तो ये एंगल हमारा dy और x के बीच बोला जाएगा। ये अगर थीटा है सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90 प्लस थीटा। 90 plus theta. dy और x के बीच एंगल थीटा रख देना, ठीक है? सो नाउ आई विल राइट dv एट पॉइंट p इज म्यू नॉट i dy क्रॉस x बाई 4, है ना, इनटू यहाँ पे क्रॉस है तो साइन थीटा होगा। एंड व्हाट इज साइन थीटा? Sin theta. साइन 90 plus Theta. 90 plus theta by 4 pi x cube. And what is the direction of dy cross x? है ना, डायरेक्शन भी बताना होगा ना, dv तो वेक्टर है, तो dy cross Inside the board. inside the board. So I will write here like this, ठीक है? सही। अब यहाँ पर dy x और ये x तो कट जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बच गया, ठीक है? साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अब हम इस ट्राइंगल में चलते हैं, यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। सो y बाई r इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सारे चीजें हमें थीटा में लाना है, क्योंकि हमें थीटा का लिमिट दिया हुआ अल्फा और बीटा, है ना? सो y इज इक्वल टू r tan थीटा। So dy by d theta is r, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, so dy is r sec स्क्वायर थीटा d theta, क्योंकि r here is constant, this r is constant, सही? हाँ सर। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dv at point p is mu naught I, what is dy? dy is r, है ना, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, इनटू ये क्या है x, ठीक है? x तो ये कट गया ना, x स्क्वायर cos theta. बाई 4 पाई x स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखेंगे r बाई x इज इक्वल टू cos थीटा और x इज इक्वल टू r by लिख सकते हैं ये यहाँ पर r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये और ये कट गया, r और r कट गया, सही है? d at point p is mu naught I by 4 pi r into cos theta d theta and direction is inside the board, ठीक है? yes. अब देखो एक चीज और, ये क्लियर है? हाँ। अब इसी में एक चीज हमें और बता दो, एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे ये वायर था, ठीक है, ये डिस्टेंस r था, ये पॉइंट भी था, अगर हम एलिमेंट यहाँ लिए हो, ठीक है, तब इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? यहाँ पी पॉइंट पे, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? इस बाहर की तरफ। करंट किधर जा रहा? ऊपर। ऊपर। तो इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर या अंदर? बाहर। ऐसे रहे, ये dy है, एक जूता मारे मुंह पे, अंदर ये dy इधर है, ये x है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dy क्रॉस x? देखो ये dy इधर है और ये x इधर है, x तो हमेशा इस एलिमेंट से लोगे ना। हाँ सर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dy क्रॉस x? इनसाइड। अगेन Inside the plane. इनसाइड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है सभी का सेम है, इसका कंपोनेंट देने का जरूरत नहीं। पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सारे एलिमेंट के कारण सेम डायरेक्शन, तो इसको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, टेकिंग द लिमिट ऑफ दिस थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा का लिमिट जब हम ऊपर ले रहे हैं तो अल्फा पॉजिटिव, बट जब नीचे लेंगे तो बीटा क्या? नेगेटिव, है ना? तो दिस इज कहां से कहां तक? माइनस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है? सो बी एट पॉइंट पी, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना, ठीक है? अब आगे का क्वेश्चन इसी से अपने को करना है, इसी फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो बी एट पॉइंट पी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगले साल बोलना है रामपुर, साइन की माइनस साइन,
साइन थीटा। साइन थीटा का लिमिट पुट कर दिए तो देखो साइन अल्फा और यहाँ माइनस माइनस साइन बीटा, ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज साइड द। इस रिजल्ट को अपने को अच्छे से समझना है, ठीक है। अरे ये पहला रिजल्ट हुआ बायोट सावर्ट लॉ से, ये पहला। हेलो हाँ सर। हाँ सर, हाँ आया आवाज, वो लग गया। हाँ सर, ठीक है। सो ये हमारा हो गया बायोट सावर्ट लॉ का से पहला रिजल्ट। स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये क्या है, यहाँ पे म्यू नॉट समझिएगा, फ्री स्पेस। अगर यहाँ पे कोई मीडियम होता तो यहाँ पे म्यू ऑफ मीडियम रख देते, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो मीडियम का म्यू है, सो म्यू ऑफ मीडियम बाय म्यू नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आया, एक रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू ऑफ मीडियम का यूनिट होता है, म्यू नॉट का यूनिट होता है, बट रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं, परमिटिविटी नहीं बोलते। परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, सही, ठीक है। सो अगर मान लो कोई मीडियम यहाँ पे होता, पानी होता, तो पानी का यहाँ म्यू लेते, समझ में आया क्या, ठीक है, सही। हाँ सर। और आई तो करंट कंडक्टर में, आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आर जो है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, ये है, ठीक है। सो आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, ठीक है, किस पॉइंट का, पी पॉइंट का, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल। अल्फा, अगर अल्फा ऊपर है तो पॉजिटिव है और नीचे है तो निगेटिव। बीटा ऊपर है तो, अब बीटा ऊपर है तो पॉजिटिव, नहीं, अब बीटा क्योंकि हमारा नीचे निगेटिव ले चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये बीटा ऊपर रहा तो निगेटिव लेना होगा। समझ में आया क्या, ये जो फॉर्मूला है इसको एक बार देखो। अगर कभी ऐसा होता, ठीक है, अगर कभी ऐसा होता कि हमारा वायर ये था, ठीक है, ये हमारा वायर था और ये हमारा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा पी है। अब मान लो कभी ये पॉइंट यहाँ ना होकर के पी पॉइंट यहाँ होता, तो हम क्या बोलते कि ये हमारा आर डिस्टेंस है यहाँ से, ये हमारा बीटा होता और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक अल्फा होता, ऐसा भी तो हो सकता था। तो बीटा ऊपर है तो हमारा लिमिट क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस साइन। हाँ, अगर ऊपर है दोनों तो यहाँ पे प्लस बीटा से प्लस अल्फा लिखेंगे तो यहाँ आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। मतलब अगर बीटा नीचे है तो पॉजिटिव वैल्यू रखना है, क्योंकि दो बार निगेटिव निगेटिव रख दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आया, एक ही बार निगेटिव लोगे ना। अगर बीटा नीचे है इस पी पॉइंट के लाइन से तो उसको पॉजिटिव रखना है इस फॉर्मूले में, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और अगर बीटा ऊपर है तो एक्चुअली ये प्लस बीटा से प्लस अल्फा होगा ना, ये वाला थोड़ा इसलिए हम यहाँ पे बनाए ताकि इसमें कंफ्यूजन न रहे। अगर बीटा नीचे है तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा, बट अगर बीटा ऊपर है तो प्लस बीटा से प्लस अल्फा जाएंगे ना, ठीक है। और उस केस में यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये हमारा आज का कहानी था। इसके बाद इस फॉर्मूले का हम लोग एक दिन विश्लेषण करेंगे, एक दिन एनालिसिस सिर्फ इस फॉर्मूले का करेंगे स्ट्रेट वायर का, और एक दिन सर्कुलर वायर का, और उसके बाद फिर उसमें सर्कुलर में बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। अभी तो थोड़ा सा स्टार्ट ही किया। अब ये पहला फॉर्मूला समझ में आया। अब इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये बायोट सावर्ट लॉ से बना और इसके बाद फिर इससे क्वेश्चन होगा। समझ गए? क्लियर है? देख लो, किसी को डाउट हो तो बता दो। सही रे? चलो तो काफी है ना। और तुम लोग थोड़ा अपना कंप्लीट करो करंट इलेक्ट्रिसिटी जल्दी, ठीक है। सैटरडे को क्लास है रे, परसों डाउट बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर।